जहाँ पे हम बहुत बड़े स्केल पे लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। तो सिविल सर्विस ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बच्चों को। आईएएस आपको देखो क्या पोजीशन देता है, क्या स्केल देता है कि आप 1000 2000 नहीं, करोड़, 10 करोड़, इवन 100 करोड़ जो इंडिया के 150 करोड़ जनता है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ इंपैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर सिविल सर्वेंट बन गए तो आप ये सोचो आप किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो। आप पूरे इंडिया के 0.001 जो टॉप क्रीम है, जो टॉप क्लास है, आप उसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो कि हिंदी मीडियम में इतनी अच्छी सप्लाई नहीं है कि उन बच्चों को गाइड करते। तो वहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन रेट कम हो जाता है। तो अब जिनका है हिंदी मीडियम वो चेंज नहीं कर सकते तो वो तो एफर्ट ही करें। लेकिन जहाँ थोड़ा भी अगर आप चाहते हो ना अगर कि आपको सिलेक्शन रेट बढ़े तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाहिए। और अच्छी बात ये है यहाँ पे कि इंग्लिश आपको बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये नहीं कि डेली आपको 12-12 14-14 घंटे पढ़ना है, 8 से 10 घंटे एक टाइम पीरियड ठीक है, उसमें आप करो, पर कंटिन्यूटी पढ़ो, आप मिस मत करो आप डे को अपने। कि सिविल सर्वेंट एक मैं कहूँगी बीज है, उसका पौधा, और जब वो पेड़ बनता है ना तो पेड़ की छांव में उसका पूरा परिवार क्या पूरे रिश्तेदार तक पल जाते हैं। जो आपकी बेसिक बात है, सबसे अच्छी बात है, यूपीएससी कुछ नहीं कहता कि आप कौन से कॉलेज से हो, कितनी परसेंटेज है, उनको सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे आपकी ओपन से भी हो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, अनकट विद पायल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी फ्रेंड पायल। दोस्तों, पॉडकास्ट सभी लोग करते हैं और मैं भी कर रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। मैं पॉडकास्ट जिनका कर रही हूँ वो कोई नेता या अभिनेता नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए वो अभिनेता से भी ऊंची पोजीशन है उनकी। जी हाँ, वो है विनय सर। विनय सर जिन्होंने यूपीएससी मेंस में, मतलब कि कहने का मतलब यह है यूपीएससी मेंस यानी कि आईएएस मेंस में अपियर हुए हैं, आईपीएस में अपियर हुए हैं, एचसीएस में अपियर हुए हैं, और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उन्होंने अपियर किया है। तो आपके सामने है विनय सर। विनय सर जी, पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए या यूपीएससी मेंस क्लियर करना है। एक बड़ी छोटी बात नहीं होती यूपीएससी मेंस क्लियर करना, लोगों के लिए तो एक ये कहते हैं ना कि राई का पहाड़, वो वाली बात हो जाती है। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला इसका? हाँ, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपने इन्वाइट किया और इसके थ्रू हम बच्चों को और गाइड कर सकते हैं। ये काफ़ी रीच होती है, पॉडकास्ट चल रहा है आजकल, ये सब चीज़ें। बात करें मेरी कि मेंस या फिर मान लो यूपीएससी हमने कैसे सोचा कि स्टार्ट करना है यूपीएससी की जर्नी, थोड़ा बैकग्राउंड का इसमें फ़र्क पड़ता है ना। जैसे मेरे दादाजी खुद पॉलिटिशियन है, तो हमें एक आइडिया रहता है कि भाई हाँ भाई पब्लिक सर्विस में जाना ही है। या तो ऐसा था कि ये तो नहीं था कि भी कि ऐसे कोई प्राइवेट जॉब करनी है, या तो था कि पब्लिक सर्विस में जाना है या फिर अपना कोई बिजनेस करना है। तो वहाँ पे पब्लिक सर्विस से मेरे को लगता था, जब उनको देखता था कितने लोग हमारे घर पे आते थे, कैसे वो कर पाते उस चीज़ को, तो एक मन ये भी था कि भाई पॉलिटिशियन भी बन जाओ या फिर कोई पब्लिक सर्विस में कर लो। जी जी। तो उस टाइम एजुकेशन के साथ साथ मुझे एक बैलेंस ये लग रहा था कि ठीक है पब्लिक सर्विस का हम ट्राई करते हैं, जहाँ पे हम बहुत बड़े स्केल पे लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी। तो सिविल सर्विस ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बच्चों को। और आप देखो आज सच्ची में ही काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स लगभग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, लगभग हर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में तो हर डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम डीएसपी हैं, काफ़ी हैं। तो उनको देखो और हमसे कनेक्ट करते हैं और वो सही में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं लोगों की लाइफ में। तो बस ये एक इंस्पिरेशन थी कि कैसे हम लोगों की लाइफ में एक बेटर चेंज ला सकते हैं। तो उसी से ये ड्राइव था कि हमें एक यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि लोगों को ये लगता है कि जब हम आईएएस बन जाएंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो हमारी लाइफ सेट है। तो इसमें लोगों में कुछ है, बच्चों में मतलब कि कुछ भ्रांति, आई थिंक डाउट है ये। हाँ जी मैम, भ्रांति या डाउट तो नहीं, लेकिन ये ठीक है एक स्टेटमेंट कि भाई सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना। तो दोनों पहलू हैं इसके। एक तो होता है देखो, एक आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, है ना, जहाँ पे आप अपना कोई भी एक अपना बिजनेस कर रहे हो या फिर आप अपना कोई भी एक जॉब कर रहे हो, तो वो तो एक मान लो ठीक है नॉर्मल। लेकिन आप अगर सिविल सर्वेंट बन गए तो आप ये सोचो आप किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो। आप पूरे इंडिया के 0.001 जो टॉप क्रीम है, जो टॉप क्लास है, आप उसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो। तो अब आपका सोचने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका कनेक्शन, तो उस सेंस में तो एक स्टेबल है ना। लेकिन ये नहीं है कि वहां पे जाते आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, वहां पे भी चैलेंजेस हैं, वहां पे भी उतार चढ़ाव हैं, है ना। तो वो तो मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। तो स्टेबिलिटी आप किस सेंस में सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, सिविल सर्विस सही में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है आपको। आप सोचो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या मेरे पास स्कूल है, तो मैं कितने बच्चों को कर सकता हूँ? 1000, 2000, 5000 बच्चों को कर दूंगा। स्कूल इतना बड़ा कर लूंगा, वो बहुत बड़ा ग्रुप है 10,000 कर दूंगा। लेकिन अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूँ
तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्कूल आ रहे हैं जी। उन सबको, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उन सबको मैं एक अच्छा वेलफेयर कर सकता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ तो इंडिया के अंदर हाँ जी, हाँ जी। IAS आपको देखो क्या पोजीशन देता है, क्या स्केल देता है कि आप 1000 2000 नहीं, करोड़ 10 करोड़ इवन 100 करोड़ जो इंडिया के 150 करोड़ जनता है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर सकते हो। तो ये आप कैसी पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो IAS एक बहुत बड़ा स्केल देता है आपको। तो क्या हैबिट होनी चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के लिए? स्टूडेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगी कि उन्हें आफ्टर 12th कोचिंग लेना चाहिए या तैयारी शुरू करनी चाहिए या कॉलेज के बाद? हाँ मैम, ये थोड़ा एक चेंज आया है जो आप पैटर्न में कहेंगे हम आपको, कि जैसे जब हम तैयारी करते थे जी, तो उस टाइम पे हम सब तैयारी करते लगभग ग्रेजुएशन के बाद। उनमें भी कुछ स्मार्ट लोग होते थे जो ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर देते हैं। मेरे साथ के फ्रेंड है ना, अभी SDM है हरियाणा में, और भी IAS हैं, तो उन्होंने मान लो कॉलेज के साथ स्टार्ट कर दी तैयारी। लेकिन अब मेरा कोचिंग UPSC खड़ा जहाँ मैं क्लासेस देता हूँ बच्चों को। तो अगर मेरा जो ट्रेंड है अब देखोगे उस टाइम पे, तो इस टाइम पे हमारे पास जो क्लास में अगर बच्चा बैठता है तो 70% वो बच्चे हैं कि जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है। अब आप बिल्कुल सिंपल फंडा समझो अपने कॉलेज का, या हमें पता है आपको पता है कॉलेज तो हम पास कर ही लेते हैं जी, है ना। तो आप इसको मानो कि कॉलेज तो पास आप कर ही लोगे, उसके साथ साथ अगर लाइफ में आपने कुछ ऐसी चीजें गेन कर ली जिससे आपकी, मैं सिलेक्शन की तो भी बात ही नहीं कर रहा, ओवरऑल कह रहा हूँ, जिससे आपको पूरे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडिया की, वर्ल्ड की, आपको पॉलिटी की, करंट अफेयर की नॉलेज हो रही है, तो आपकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रूम कर जाएगी, किस लेवल पे आप होगे हर चीज पे बात करने के लिए, आपके नॉलेज लेवल पे आपका स्किल सेट डेवलप हो जाता है जी। तो कॉलेज के साथ साथ तैयारी करते करते एक तो आपका ही हो जाता है, और फिर जब आप सिविल सर्विस सेलेक्ट होते हो तब तो आपको मैंने बताया कितना बड़ा स्केल आप कर सकते हो। तो अब राइट टाइम हो गया है कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर के साथ आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉलेज की तैयारी से पहले जैसे बच्चे +1 +2 करते हैं, 11th 12th करते हैं, उनके पास, किसी के पास PCM है या किसी के पास आर्ट्स है या कॉमर्स है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि हमारे पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए तभी हम UPSC की तैयारी स्टार्ट करेंगे? या कुछ लोगों के मन में ये, लोगों के मन में नहीं, कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम आर्ट्स करें तो वो बेटर रहेगा? हाँ, ऐसा कुछ आप खुद सोचो, जब 10 साल पहले हम आर्ट्स वालों क्या कहते हैं, सबसे नीचे है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ट्रेंड देखना, हाँ, हाँ। और जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो आर्ट्स करवा रही है सारी, उनमें आर्ट्स वाले बच्चे क्या होते हैं, वही थोड़े आगे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बताता हूँ मैं आपको, ये ट्रेंड अब चेंज हो गया है। जिन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हमें सिविल सर्विस में जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लोग 11th 12th में आर्ट्स ले लेते हैं अपनी, ठीक है, फिर वो कॉलेज में भी आर्ट्स लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्ट्स वाले को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगी या फिर साइंस वाले को डिसएडवांटेज होगी, क्योंकि सिविल सर्विस का एक बड़ा अच्छा फेयर सिस्टम है। आप कितना भी डेटा उठा लेना, 10 साल 5 साल 20 साल, इसमें एक आप लगातार एक ट्रेंड क्या देखोगे आप, कि यहाँ पे हर बच्चा, हर मान लो कि सब्जेक्ट वाला, चाहे आर्ट्स हो चाहे आपका डॉक्टर हो, मतलब डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट कास्ट से, कुछ भी ले लो, मतलब ये सब बातें मैटर ही नहीं कर रही है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है आपका कोचिंग का या आपका जो गाइडेंस का, जिससे हम तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, तरीके से सही रास्ता मिल जाए, या आपने खुद अपने आप से सही किताबें रेफर की हैं, सही तरीके से किया है, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी IAS IPS बन सकता है। तभी तो देखो ना, डिफरेंट रूरल बैकग्राउंड के बनते हैं, अर्बन के बनते हैं, है ना, अक्रॉस द कंट्री सभी जगह से बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट का भी बनेगा, साउथ का भी बनेगा, वेस्ट का भी बनेगा, ईस्ट का भी बनेगा। तो गाइडेंस सही होनी चाहिए, फिर कभी भी बन सकता है। तो जैसे कई लोग MBBS करने के बाद, किसी बच्चे ने MBBS कर लिया और फिर वो चाहता है कि मैं अब IAS का एग्ज़ाम दूं, या किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया या कोई CA बन गया, फिर भी चाहते हैं कि हम IAS के एग्ज़ाम दें। तो एक तरफ तो वो बच्चे बैठते हैं और एक तरफ दूसरे अपने आर्ट्स के, या मतलब कि जो +2 के बाद ही तैयारी जिन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या एक ऐसी चीज़ बताइए कि आपको अगर IAS में जाना है, UPSC का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, तो उसमें आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे कि अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई करने, या एक माइंडसेट पहले से ही बना लो आप, जैसे आपने पहले भी बोला था कि माइंडसेट होता है, तो कंपटीशन ऐसा डिवाइड नहीं हो जाता बच्चों का? मैम, डिवाइड तो रहता ही है। अगेन, अगर आपको लग रहा है फोकस, जैसे आप जो डॉक्टर करेंगे ना, उनके साथ एडवांटेज क्या है कि अगर इन केस IAS नहीं बना तो डॉक्टर की फील्ड उसके पास है, फील्ड अपने पास, कभी भी कर सकता है। और आपको पता है आज की तारीख में डॉक्टर की कितनी मतलब डिमांड है ना, और उनको पे हाइक भी, सैलरी सब अच्छा मिलता है।
तो अगर आपका थोड़ा जैसे इंटरेस्ट है कि मेरे को यार मेडिकल करना है तो उसको कर लो, साथ साथ अपनी तैयारी करो, है ना। काफी आप देखना डॉक्टर्स का काफी सिलेक्शन रेट अच्छा है यहाँ पे, तो आप तैयारी करके थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको 5-6 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, तो एक अटेम्प्ट चाहे ब्रेक लेके अपने अटेम्प्ट दे दो, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है 1-2 अटेम्प्ट में तो आप ठीक है, अदरवाइज आपके पास प्रैक्टिस का एक ऑप्शन रहता है। हाँ, लेकिन किसी को लग रहा है नहीं यार मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, और आजकल आप देखो पहले लोग वेट कर लेते थे, तैयारी कर लेते थे 5-6 साल, अब नहीं करते हैं। अब तो ये होगा 1-2 साल में होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि अब इंडिया में भी कहीं ना कहीं आप देखना अपॉर्चुनिटीज बहुत ग्रो कर रही है, डाइवर्स फील्ड में कर रही है। तो मैं भी किसी को ये नहीं कहूँगी बहुत ज्यादा आपको अगर लग रहा है कि आप करना है तो कर लो, इसका भी हम बाद में बात भी करेंगे कि परसिस्टेंस का तो है ही एक लेवल, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको डाइवर्सिफाई करना है तो आप और स्किल सेट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे मुझे पता चला कि आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो जो हरियाणा के लोग बच्चे जो होते हैं ना, उनके माइंड में ये रहता है कि हम तो हरियाणा वाले हैं, हमारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हम क्या हिंदी में क्लियर कर सकते हैं? हिंदी मीडियम से करेंगे तो हमारा कंपटीशन कहीं अंग्रेजी लेवल वाले, इंग्लिश मीडियम लेवल वाले जो बच्चे हैं उनके साथ कहीं compete तो नहीं करेगा? तो आप कुछ उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो गाँव से बच्चे अपीयर करना चाहते हैं जिनका हिंदी मीडियम है? 2 बात आएंगी इसमें, एक तो पहले कि गांव से बच्चे हैं, दूसरा हिंदी मीडियम है। बिल्कुल। तो जो गांव से उनका इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं हिंदी मीडियम वाला का बताता हूँ जी। तो हिंदी मीडियम वालों का बात आपकी ठीक है मैम, कि उसमें सिलेक्शन रेट थोड़ा कम है। हिंदी मीडियम का आप देखोगे ना, अगर पिछली बार आप देखोगे अराउंड 5 to 6%, मतलब काफी कम है ऐसे सिलेक्शन रेट, आप एक है ना। तो मेरे हिसाब से उसका रीजन है, देखो क्या ऐसा नहीं कि गाँव का बच्चा या जो हिंदी मीडियम का बच्चा वो मेहनत नहीं कर रहा, बिल्कुल, लेकिन उसके पास उस लेवल का कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये सिविल सर्विस की जो तैयारी है, मान लो इसमें मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब हो गया, फिर एथिक्स हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। अब इसके लिए जो आपको कंटेंट चाहिए, इसके लिए जो वोकैबुलरी चाहिए, वो ज्यादा किसमें बोली जा रही है? इंग्लिश में बोली जा रही है। ठीक है, ठीक। अब बच्चे की गलती नहीं है, वो काम सारा जो न्यूज़पेपर्स हो गए, वो जो आपकी मान लो जो हाई लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, जो डेटा निकलता है, वो सारा इंग्लिश में आ रहा है ज्यादातर। अब इंग्लिश वाले बच्चे को एडवांटेज हो जाती है उसकी, वो वोकैब मिल जाती है, वो डेटा रेडीमेड मिल जाता है। तो यहाँ मैं ही कहूँगा, यहाँ पे जो दिक्कत है ना, वो है आपकी डिमांड की नहीं है। डिमांड तो बच्चा कर रहा है हिंदी मीडियम, सप्लाई की दिक्कत है कि हिंदी मीडियम में इतनी अच्छी सप्लाई नहीं है कि उन बच्चों को गाइड करते। तो वहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन रेट कम हो जाता है। तो अब जिनका है हिंदी मीडियम वो चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो एफर्ट ही करें। लेकिन जहाँ थोड़ा भी अगर आप चाहते हो ना, अगर कि आपको सिलेक्शन रेट बढ़े, तो कहीं ना कहीं मैं माँ कहता हूँ इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाहिए। और अच्छी बात ये है यहाँ पे कि इंग्लिश आपको बहुत हाईफाई नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश चाहिए, है ना। आप मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहाँ पे यूपीएससी मेंस में, तो आगे एक पीछे और पीछे वाला, तो इतने 2 पेज ही भरने हैं, 15 में 3 पेज भरने हैं, आगे पीछे आगे, मतलब 250 वर्ड लिखने होते हैं, और सिंपल सेंटेंस होते हैं। प्रदीप कुमार सोनीपत से हरियाणा से रैंक 1 आई है इसमें, आईएएस में। ऐसे इतने रूरल बैकग्राउंड के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने रूरल बैकग्राउंड से भी आईएएस में टॉप किया है। तो इंग्लिश मेरे हिसाब से प्रेफरेबल होनी चाहिए, उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, आपको सिंप्लीफाई करके उसको लिखना है। और ये थोड़ा हमारा भी काम आ जाता है कि मेरा मानना ये है, जैसे यूपीएससी अखाड़ा गया बताऊं, तो हम टैग भी रखे रेलिवेंट क्वालिटी सिंप्लीफाई, कि आपको रेलिवेंट पढ़ना है, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पढ़ो, क्वालिटी सोर्स से पढ़ो, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी या आपके क्वालिटी कोई नोट्स है वो कर लो, और सिंप्लीफाई करके हम बच्चों को समझा देते हैं। जब हमने आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिया, फिर आप उसको लिख पाते हो इजीली पेपर के अंदर। तो इंग्लिश मीडियम प्रेफर है, सिलेक्शन ज्यादा है, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बहुत हाई फाई इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल इंग्लिश रिक्वायर्ड है बिल्कुल। ठीक है, अभी जैसे हरियाणा की बात चल ही रही है, तो मैं आपसे पूछ ले, तो यूपीएससी अखाड़ा, ये एकदम से ना कैचिंग वर्ड जैसे कहते हैं ना, कि तो वो है कि अखाड़ा, अखाड़ा का मतलब कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, अखाड़ा एक ऐसा शब्द है हरियाणा में जहां से पहलवान तैयार किए जाते हैं। तो मुझे लगता है विनय सर भी पहलवानों को तैयार करें, लेकिन वो पहलवान कुश्ती नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे शिक्षा की कुश्ती। शिक्षा के दम पर अपना दमखम दिखाएंगे और अपना परचम लहराएंगे। जी सर, अब आप बताइए कि आपके माइंड में ये कैसे आया कि मुझे ये नाम रखना है यूपीएससी अखाड़ा? इसके पीछे की कहानी बताइए आप आराम से। इसके पीछे ही कहानी है मैम, जैसे मैं दिल्ली रहता था, खुद भी तैयारी करता था, उस टाइम मैं खुद कुश्ती करता था। तो अखाड़े से मेरा एक लगाव था थोड़ा, फिर मेरा ट्रेडिशनल भी रहता है, क्योंकि मैं मानता हूँ अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि इनमें दम है सच्ची में। अगर हम इनको फॉलो करते हैं, खाने पीने को, व्यवहार को, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने को, और कुछ भी जो भी हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज है उनको हम फॉलो करेंगे, तो हमें एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है। और एक हमारा, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन ना बहुत सालों से डेवलप हुई है, मान लो यूएसए, इंग्लैंड, ये सब तो अभी हुआ है, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन जो है बहुत
बहुत पुरानी है, उसमें जो मेथड है वो मतलब बहुत सुटेबल है आज के लिए भी वैल्यूएबल है। मान लो गीता के हो गया, कुछ भी हो गया जो हम लाइफस्टाइल करते हैं। तो जब हम अखाड़ा करते थे तो मैंने गुरुजी से पूछा अखाड़े का मतलब क्या होता है गुरुजी। ओह ओके। क्योंकि मैं थोड़ा हर जो भी काम करता हूँ क्यूरियोसिटी से करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बस चलेंगे हाँ जी, हाँ जी। उसकी वैल्यू निकालनी होती है। जी। तो उन्होंने बताया कि बेटा गुरु ये कि अखाड़े का मतलब तालीम देना, यानी कि शिक्षा देना। जी। वो चाहे किसी की भी हो सकती है शिक्षा। बिल्कुल। तो वहां से मेरे को दिमाग में आ गया कि अखाड़े का मतलब तालीम देना या शिक्षा देना। जबकि उन्होंने हमें ये भी कहा कि जो हम तुम्हें यहाँ सिखा रहे हैं उसको तुम्हें बस स्पोर्ट यूज करना है, इसको कभी बाहर यूज नहीं करना है ना। तो फिर शिक्षा तो मेरे दिमाग में बैठ गया शिक्षा। अब जब फिर मैंने अपने मेंस के दिए यूपीएससी के, है ना, मेरा एक अटेम्प्ट बचा भी था, फिर मैंने दिया ही नहीं। बस मेरे को लगा अब ठीक है, अब मुझे गाइड करना चाहिए बच्चों को। तो फिर मेरे को लगा अब यार नाम क्या रखें उसका। तो अखाड़ा मेरे था अंदर से इंटरलाइज हो चुका था मेरे दिमाग में। हाँ। और उसका मतलब भी सेट हो रहा था कि भाई शिक्षा देना। फिर मैंने उसका आगे यूपीएससी लगा दिया कि यूपीएससी की हम शिक्षा देंगे बच्चों को, इसलिए नाम रख दिया यूपीएससी अखाड़ा। ओके। तो जो यूपीएससी की शिक्षा देने का आपने दायित्व अपने कंधों पर उठाया है, तो उसमें बच्चों के माइंड में ये रहता है ना कि हमें रात को इतने घंटे, कई तो ऐसे स्टूडेंट्स मैंने भी देखे हैं कि वो रातों रात पढ़ते रहते हैं और सुबह कोचिंग सेंटर जाएंगे, स्कूल या कुछ जैसे जाते हैं तो बिल्कुल ही मतलब कि उनकी बैटरी, कहते हैं बैटरी डाउन हो जाती है। तो बच्चों को क्या कुछ ऐसा पालन है कि 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, पूरी रात पढ़ना है? तो बच्चों को थोड़ा आप टाइम टेबल के बारे में गाइड कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। हाँ जी, टाइम टेबल देखो ऐसे है मैम की मेहनत तो है नो डाउट। आप ये नहीं कह सकते मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा जी। तो एक डिसिप्लिन तो आपको रखना पड़ेगा, है ना। उसमें ये कर सकते हैं हम कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सारे दिन 16 घंटे के आएंगे। वो कुछ दिन होते हैं, जैसे महीने में अगर मान लो 12 घंटे हो गए, 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन 8 घंटे के हो गए, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि डेली कंसिस्टेंसी वाला जरूरी है कि आप ऐसे कोई भी दिन मत छोड़ो जब आप पढ़ नहीं रहे हो। क्योंकि जब आज मान लो आपने पूरा दिन नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, तो थोड़ा एक माइंड थोड़ा ब्लैंक सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये नहीं कि डेली आपको 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने, 8 से 10 घंटे एक टाइम पीरियड ठीक है, उसमें आप करो, पर कंटिन्यूटी पढ़ो, आप मिस मत करो आप डे को अपने। और थोड़ा मैं कहूँगी बहुत ज्यादा, और बाकी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, ये भी देखा है मैंने स्टूडेंट्स के ना। कई बच्चे कर लेते हैं उसको मेंटेन, लेकिन जो एवरेज और नॉर्मल देखेगा ना, तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो एक दिन, तो अगले दिन आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जहाँ पे मैं खुद भी करता था और करना भी जो काफी देखा है, मतलब कि ना एक आप बैलेंस रखो, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आपके 1-2 दिन खराब भी हो सकते हैं, 1 हफ्ता भी खराब हो सकता है। तो आधा 1 घंटा अपने हेल्थ को दो, अच्छा खाना खाओ बढ़िया जो आपके लिए हेल्दी हो, और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई। मतलब बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर सकते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन कर लिया, फिर थोड़ा हल्का सा लाइट कर लिया, फिर ऐसे मतलब कहते हैं ना स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, पहले स्ट्रगल करना है, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर स्ट्रगल, ऐसे करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये यूपीएससी एस्पिरेंट जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक नीड्स क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एज इसमें मिनिमम 21 ईयर्स है मैम। और जो आपकी बेसिक बात है, सबसे अच्छी बात है, यूपीएससी कुछ नहीं कहता कि आप कौन से कॉलेज से हो, कितनी परसेंटेज है, उनको सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे आपकी ओपन से भी हो। ये कितनी अच्छी बात है। मैटर नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, यूपीएससी कुछ चाहता है। इवन मैं कहूँगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यूपीएससी ने स्पेशल कह रखा है कि मतलब कि उनको दे वांट टू इनकरेज फीमेल कैंडिडेट्स इन द सर्विसेज। ओके। तो फीमेल कैंडिडेट हो डिफरेंट। और आप देखो पिछले अगर मैं ट्रेंड देखूंगा 4-5 साल का, आप खुद भी देखना, हम तो देख रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, नंबर ऑफ फीमेल एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं एनरोलमेंट में। और नॉट ओनली एस्पिरेशन जो आ रहे हैं, बल्कि वो सिलेक्शन भी ज्यादा हो रहा है उनका। और उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे हम देखते हैं, मान लो अगर हमने कोई गाइड किया बच्चों को, तो अगर किसी लड़के को हमने बताया ये कर लो, मोस्टली होता है नहीं कर पाते हैं वो। हाँ, या तो फ्लक्चुएट कर जाएगा, या उसका कोई फ्रेंड उसको गाइड कर देगा, या वो कुछ और ही करने लग जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने किसी गर्ल स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को बोला, तो उसने बोला सर ने बोल दिया उसको वही करना है और उससे रिजल्ट भी आ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो ये शायद वो क्या होता है, ये तो आप मेरे को बेटर बताओगे ऐसा क्या होता है लड़कियों में कि वो गुरु को मान के उसको करते हैं उस चीज को, ये तो आप बताओ। लेकिन मैंने तो देखा ही ऑब्जर्व, उसका रीजन मेरे को नहीं पता। लेकिन नहीं, वो आजकल का ये मतलब कि आप जो बोल रहे हो कि लड़कियां कर जाती है, क्योंकि लड़कियों में अभी वो ताकत आ गई है, उनको घर से ही प्रेरणा मिलती है कि तूने करना है। ये मैं मेरा पर्सनल व्यू, मतलब कि मैं पर्सनल व्यू है मेरा, मतलब कि और इसमें सभी का पॉइंट ऑफ व्यू देखो अलग अलग होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शादी अलग बात है, शिक्षा अलग बात है। हालांकि दोनों किससे है, स से शादी, श से शिक्षा। लेकिन आपको मेनली अभी भी मैं बोलूंगी कि लड़कियों को, जो भी हमारे दर्शकगण, जो लड़कियां हैं, जो यूथ है, और सबसे बड़ा यूथ कौन सा है, जेनजी। जेनजी, अरे यार जब जेनजी तख्ता पलट सकते हैं तो वो शिक्षा का तख्ता क्या नहीं पलट सकते? तो ये चीज होती है सर कि क्योंकि लड़कियों ने अगर ठान लिया ना, खूब लड़ी मर्दानी बहुत, झांसी वाली रानी।
और मैं तो ये भी कहूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा वैसे, लेकिन जैसे हम देखते आ रहे हैं, आप हमारे मतलब कि चाहे घर पे जो फीमेल उनको देखो, मतलब उनको जो काम दिया उन्होंने बहुत डिटर्मिनेशन से मल्टीटास्किंग से किया है, इनबिल्ट तो है वो चीजें, अब वो चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं। वो इसके पीछे एक कारण हो रहा है सर कि अभी देखिए जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, हस्बैंड भी वर्किंग है, सभी के घरों की कहानी मैं एक छोटे से उसमें बता रही हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। सुबह हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों उठते हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, खाना कौन बनाएगा? खाना ऑब्वियस है, हस्बैंड हेल्प करवा देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हस्बैंड भी हेल्प करवाते हैं, लेकिन जब ऑफिस से आने के बाद फिर भी लेडीज में इतनी ताकत बची रहती है कि वो अपने बच्चों को संभाले। अरे बेटा आपने क्या काम किया? अच्छा ये, हाँ मम्मा ये है वो है। तो बच्चों में भी इतना, अरे मम्मा आ गई। हालांकि पापा से भी प्यार करते हैं, नो डाउट, लेकिन उनके मन में ये होता है, अब एक लेडी, एक औरत, एक लड़की, मतलब कि वो अपनी माँ को देखती है। मेरी माँ बेसिकली, देखो मैं भी हरियाणा से हूँ, सर भी हरियाणा से। हरियाणा में क्या होता है कि काम वाले नहीं होते, जैसे आजकल चला हुआ न्यूक्लियर फैमिली है, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, लोगों के पास मतलब कि गाय भैंस रखते थे, कि हरियाणा वाले लोग रखते हैं, उनका भी काम करना, उनके काम के लिए वो पता है कितने बजे उठती हैं वहां की माएँ, उनको प्रणाम मैं करती हूँ, दादी माताओं को सभी को मेरा प्रणाम है जो ये देख रहे होंगे, वो उठती हैं सुबह 4 बजे। और आजकल के बच्चों को अगर आप बोल दो कि 4 बजे उठ रहा है तो उनका क्या होगा, या आजकल की लड़कियों को, लड़कों को बोल दो, वो सबसे पहले कहेंगे नहीं हमें 4 बजे नहीं उठना, हमें तो जिम में जाना है। जिम में जाने के लिए बच्चे तैयार हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे कि बच्चा 4 बजे उठ के आपको पढ़ना है, नहीं मम्मी मुझे नींद आ रही है। तो बच्चों में और लेडीज में मतलब कि थोड़ा सा ये होता है। और घुमा फिरा के बात वही है कि एक लेडी घर का खाना भी बनाती है, घर के काम भी करती है, बाहर भी जाती है, बाहर से घर भी आती है, रिश्तेदारों को भी संभालती है, शादी में भी जाती है, सारा कुछ वो अटेंड करती है, फिर भी उसकी ताकत है ना, ताकत फिर भी बची रहती है। और जेंट्स का, जैसे आप कोचिंग सेंटर चलाते हो, घर जाते हो, हालांकि ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी आप में, अरे यार मैं आ गया, अभी तो चाय दे दे, पानी दे दे, मतलब कि ये सारी चीजें मैटर करती है, मतलब कि वो इनबिल्ट ही होता है कि वही बात है ना। सिलेक्शन रेट गर्ल्स का बड़ा है मैम इसमें, काफी बड़ा है। तो ये एक लड़कियों के लिए तो इंस्पिरेशन की बात होती है कि लड़कियां इस क्षेत्र में आ रही हैं। अच्छा सर, एक बात क्या है कि कई स्टूडेंट्स ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उन्होंने एक अटेम्प्ट कर लिया, फिर दूसरे अटेम्प्ट में वो सोच के करते हैं कि हमसे ये अटेम्प्ट हो ही नहीं पाएगा ये, तो क्या रीजन है? या ये तो नहीं हो सकता कि वो मेंटली मतलब कि क्या सोच रही हैं? मैम इसमें देखो सिलेक्शन जो होता है ना, एक तो कई बार क्या होता है फर्स्ट अटेम्प्ट हम बहुत जल्दी दे देते हैं, जैसे मान लो आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, हाँ जी, हाँ तो जी। आप प्रिपेयर्ड अगर नहीं हो फिर तो नहीं होएगा ना आपका। तो एक तो पहला अटेम्प्ट, मोस्टली पेरेंट्स का प्रेशर ज्यादा देखा है बच्चों को, वो कहते हैं आप देख ले एक बार, देख के देखना नहीं होता है यहाँ पहला अटेम्प्ट आपका बहुत क्रूशियल है, उसको आप तरीके से दो पहला अटेम्प्ट। तो कई बार मैंने देखा कि पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट बच्चे उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और अटेम्प्ट दे देते हैं। आपको समझो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको वो समझना है कि भाई ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है और अपने आप को उसके लिए इक्विप करना है जी। फिर अगर आप फेल होते हो ना, फेल तो क्या मतलब, फिर आप अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर आप सोचो अपने बारे में कि यार मैंने मेहनत पूरी की थी, मैंने तरीका पूरा किया था, फिर क्या मेरा कंटेंट कम है, या मैं उसको अपने कंटेंट को, 2-3 चीजें हो सकती है, आपने पढ़ लिया अच्छे से, है ना। पहली बात तो ऐसा हो सकता है आपने कंटेंट जो पढ़ा है वो रेलिवेंट ही ना एग्जाम के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, या आप किसी से गाइड करो उस बारे में, तो आपका कंटेंट एग्जाम के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। फिर दूसरा, कई बार क्या होता है बच्चा पढ़ बहुत ज्यादा लेता है, पढ़ रहा है, उसको रिटेन नहीं कर रहा। ये एग्जाम वो नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है, बहुत डेप्थ पढ़ना है, या फिर आपको बस पढ़ते रहना, आपको कुछ ना कुछ याद भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एनालिटिकली होना है सब कुछ चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ पे रटने का एग्जाम भी है, ये मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कहता है रटने का एग्जाम नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अरे बहुत चीजें वाइड है, तो कुछ रटेंगी तभी तो वहां पे लिख पाएंगे हम आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पहली बात तो सही कंटेंट पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है, फिर उसको रिवाइज करना चाहिए, बार बार रिटेन करना चाहिए। फिर बच्चे ने मान लो पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, फिर वो कई बार क्या होता है एग्जाम प्रेशर को नहीं झेल पाता, वहां पेपर देख के पैनिक हो गया, 1-2 सिली मिस्टेक कर दी। कई बार मैंने देखा इंटेलिजेंट बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, या तो बबल गलत भर देंगे वो, या क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लेंगे, यानी कि एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो ये 2-3 चीजें हैं, कंटेंट या तो सही नहीं पढ़ा, या रिवाइज नहीं किया, या एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, तो इसके कारण वो मल्टीपल फेलियर होते हैं, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अभी 12th फेल मूवी जो आई थी, वो भी लोगों के लिए काफी प्रेरणा का स्रोत रही है कि 12th फेल, जिनका 12th में फेल हो गए, लेकिन उसके बावजूद उस बच्चे ने दिन रात मेहनत करके और अपने बल पर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। ये सेकंड पार्ट है कि जैसे मान लो आपको पता चल गया गलती मेरी होगी, उसको गलती पता चली, फिर आपने जैसे बोला कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, आपने जी, फिर उसको लगा यार अब एक बंदा को गिव अप कर देगा कि मेरे से हो नहीं रहा, सेकंड बंदा कहे हाँ मेरी गलती थी, मेरे को इसको रेक्टिफाई करना है, फिर मैं सही तरीके से करूंगा। तो ऐसे काफी एग्जाम्पल देखें। इस लास्ट ईयर जो टॉपर थी आईएएस की, उनका 5th या 6th लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था और उन्होंने रैंक 1 किया अचीव।
तो 5 साल अगर वो छोड़ देती है छठे अटेम्प्ट में तो या 5वें अटेम्प्ट तो में, तो नहीं फिर हो उनका नहीं हो पाता। पाता। कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। एक बहुत अच्छी कोट है, कई बार ऐसा होता है कि हम जितना कि हम 5 साल में मान लो नहीं कर पाते ना, जी, जी, वो एक महीने में हमें इतना 5 साल का मिल जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक 5 साल का नहीं, पूरी लाइफ का मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और सिविल सर्विस में बता रहा हूँ, आपकी जनरेशन, आपकी आने वाली जनरेशन, सबका ही इन द सेंस, क्योंकि मान लो आप, मैं आपको क्या बता रहा था, अगर आप सिविल सर्विस में हो या आईएएस में हो, तो आप जिन लोगों से उठ रहे बैठ रहे हो ना, तो आपकी जेंट्री अलग हुई है एक लेवल पे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वही आप वैसे अपने आने वाली प्रोजेनी को या जनरेशन को गाइड करते हो, आसपास वालों को, तो फिर पूरी जनरेशन बदलती है। मतलब कि कहने का मतलब सर ये होगा कि सिविल सर्वेंट एक, मैं कहूँगी, बीज है, उसका पौधा, और जब वो पेड़ बनता है ना, तो पेड़ की छांव में उसका पूरा परिवार, क्या पूरे रिश्तेदार तक पल जाते हैं, है ना? ये वाली बात रिश्तेदार में कोई इंटरेस्टेड है, उसको भी गाइड कर सकता है। हाँ, उसको भी गाइड कर सकते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है। तो सर अभी आप जैसे रैंक की बात कर रहे थे, तो मतलब कि रैंक क्या कितना मैटर करता है कि 70 से ऊपर, 70 से नीचे, ये क्या चीज होता है? जैसे मान लो अलग अलग सर्विस होती है सिविल सर्विस के अंदर, जैसे टॉप पे होता है आईएएस, फिर आईपीएस, है ना? तो जैसे मान लो जनरल कैटेगरी में आपकी टॉप 80 में अगर 75 80 डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो आपको आईएएस मिलता है। फिर उसके नीचे आईपीएस मिलता है, ओके। ना? वो आपकी प्रेफरेंस बनवाते हैं कि आपको पहले आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एलोकेट होते हैं। फिर इसमें और डिपार्टमेंट भी है, ऑडिट अकाउंट का है, रेलवेज का है, कस्टम्स का है ना? फिर ऐसे आपकी काफी सारी सर्विस है, उनके रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो लोग जैसे एचसीएस का एग्जाम देते हैं, क्या वो हरियाणा निवासी होने चाहिए या कोई भी दे सकता है? वो काफी बच्चों को लगता है कि एचसीएस का एग्जाम दे तो हरियाणा निवासी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा में देखो लास्ट ईयर के जो टॉपर थे ना, रैंक 1 जिनकी थी लास्ट टू लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर तो हरियाणा से थे, उससे पिछले साल राजस्थान के थे, उससे पिछले साल पंजाब के थे जो रैंक 1 थे। ओके, तो यही बात आरएएस जो करते हैं, मतलब कि राजस्थान का है या पीसीएस का है? अब इसमें देखो थोड़ा डिफरेंस आता है राजस्थान और पंजाब। मैंने अभी आपको हरियाणा का बताया, हर स्टेट का अलग चलता है। अच्छा, तो आप उनका भी डिटेल में बताइए। हरियाणा में तो कोई भी आओ, कोई भी रैंक 1 ला सकता है, वो सबके लिए ओपन है, उसके कोई नहीं है ना? हरियाणा वाले और अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में क्या फर्क आ जाता है कि वहाँ पे राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, राजस्थान की जीके और ये सब। तो वो बच्चे जो वहाँ के ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा उनको, और थोड़ा सा कहीं वहाँ के जो इंटरव्यू है ना, वहाँ पे देखा गया है कि अदर स्टेट में थोड़ा नंबर कम है वहाँ पे। तो सिलेक्शन रेट कंपैरेटिवली डेटा जो बताता है कि वहाँ पे अदर स्टेट्स का कम है। यूपी में भी देखो, यूपी में मेरे एक स्टूडेंट है, कल ही हमने उनका इंटरव्यू कराया, बाकी बच्चों को गाइड करने, वो हरियाणा से है, करनाल से, और वो यूपी में एसडीएम है वहाँ पे। तो 1-2-3 साल पहले हरियाणा की स्टूडेंट रैंक 1 आई यूपी में। तो यूपी में भी ऐसा है कि कहीं से भी स्टेट के ले सकते हैं। पंजाब में एक लिमिटेशन ये है कि आपके 10th में पंजाबी होनी चाहिए। तो फिर अगर आपने 10th में पंजाबी है, बाद में आपने क्वालिफाई कर गए पंजाबी पर, तो आप पंजाब में भी कर सकते हो। तो स्टेट मोर और लेस आजकल ओपन हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि अपनी स्टेट का ही हो। हाँ, जो बच्चा एप्टीट्यूड रखता है, जो स्टेट को सर्व करने के लिए कैपेबल है, जिसमें वो एप्टीट्यूड एटीट्यूड है, तो उनको ले लेते हैं। तो सर ये भी तो देखा गया है ना कि जैसे हम आमतौर पर सुनते हैं कि अगर बच्चा 21 साल में ही क्लियर कर जाता है, तो वो बढ़ते 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 होम सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है। तो मतलब कि क्वेश्चन ही लगा लो, या मेरे में भी एक जिज्ञासा से ऐसा है कि बच्चा अगर शुरू में ही, जैसे आपने भी बोला कि ठान ले कि मेरे को क्लियर करना ही है, मेरे को इस एज तक ही बनना है, बन के दिखाना है, तभी तो वो होम सेक्रेटरी तक पहुंच पाएगा। तो इस बात में भी कुछ डाउट है या ऐसे होता है कि अगर 21 साल एज अगर कम जल्दी लग जाते हो ना आप, तो आपके होम सेक्रेटरी में कहूँ, कैबिनेट सेक्रेटरी, टॉप जो पोस्ट है इंडिया की, कैबिनेट सेक्रेटरी, वहां तक भी जा सकते हो आपकी यंग एज। हमारी स्टूडेंट है आस्था सिंह, जो 21 साल की लगी है, शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर इन द इंडिया। इस साल जो सिलेक्ट हुई है, तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि मे बी शी विल बिकम कैबिनेट सेक्रेटरी इन द फ्यूचर। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप 2000 से ज्यादा बच्चों को, मतलब कि, और आपके वहां से यूपीएससी एस्पिरेंट, मतलब कि काफी सारे बच्चे जो सिलेक्शन भी हुए हैं जिनका, तो उसमें से भी आप बोलोगे कि ज्यादातर लड़कियां हैं? अब बढ़ रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है। मैंने बोला ना लास्ट डे, अब आप देखोगे ना सिलेक्शन, तो गर्ल्स का सिलेक्शन रेट ऐसा नहीं, नंबर देखोगे तो लड़कों का ज्यादा है, लेकिन पहले जैसे मान लो अगर 10 लड़कियां सिलेक्ट होती थी, अब वो लड़कियां 15 हो गई हैं, 20 होती जा रही हैं। लड़कियों में नंबर बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल तो बॉयज ही ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लड़कियों का रेट ऑफ सिलेक्शन, अब उनका जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। आप टॉप 10 में भी देखना इंडिया के अंदर, जो मैं बता ना, शक्ति दुबे जो लास्ट ईयर की शक्ति सिंह है, शक्ति दुबे, हाँ, तो उन्होंने, उनका भी वो, शी इज आल्सो गर्ल, उससे टॉप 10 में भी काफी लड़कियां यूपीएससी पिछली बार। जी तो गर्ल्स का मतलब टॉप में भी, और नंबर वैसे भी बढ़ रहा है। तो सर मतलब कि कोचिंग फिर क्या मायने रखता है कि जैसे जो बच्चे हैं उनको सही डायरेक्शन मिले, सही जगह से कोचिंग मिले, तो ये चीज़ कितने मायने रखती है स्टूडेंट्स के लिए? जैसे मान लो अगर आपका बैकग्राउंड है, जैसे आपने बताया कि आईएएस कोई सिलेक्टेड है या कोई फैमिली में ऐसा है, तो जैसे टीना डाबी का मैं एग्जांपल दूंगा, है ना, उनकी मदर वो भी है ना, सिलेक्टेड, मतलब कि सर्विस में थी, उनका बैकग्राउंड था, तो उन्होंने उसी टाइम से बच्चों को गाइड किया, फिर भी उन्होंने कोचिंग तो ली थी, नो डाउट, है ना, ऐसा नहीं है। तो अब ये होता है कि कोचिंग का फायदा होता है, अगर आपका एक तो टाइम बच जाता है, लेकिन वो कोचिंग होनी चाहिए बिल्कुल सही रेलिवेंट। कोचिंग भी 2-3 टाइप की होती है। मान लो आप ऐसी कोचिंग में जा रहे हो जहाँ पे फैकल्टी को ही नहीं पता कि एग्जाम की रेलिवेंस क्या है,
तो भी नुकसान है। तो आपका जो मेंटर है, आपका जो कोचिंग है, उसका अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। बात ही नहीं है कोचिंग में चले गए बच्चे। देखो मैं तो बच्चों को ही कहता हूँ, दो अप्रोच होती है, एक होती है टाइम पास, एक होती है पेपर पास। बिल्कुल। तो कोई बच्चा आ रहा है, जा रहा है, किसी को मतलब ही नहीं है वहां पे वो क्या पढ़ रहा है, वो तो टाइम पास। पेपर पास के लिए एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी होती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, पर वो स्ट्रेटेजी पहले मास्टर को तो पता होनी चाहिए, तभी बच्चे को बताएगा। हाँ, तो हमारा यहाँ पे ये एज हो जाता है कि मैं इस प्रोसेस से गया हूँ, मेरे को पता है, आइडिया क्या है। बिल्कुल, ये मायने तो रखता है। अगर आपको गाइडेंस सही मिल रही है ना, तो आपको कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बचाएगा। अब मैं अपना बताता हूँ, जैसे मान लो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं। पॉलिटी वाले पॉलिटी सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना, एनवायरमेंट वाले जो हर एक फैकल्टी, एथिक्स वाले एथिक्स पढ़ाएंगे। अब उनको ये काम कह रखा है पूरे साल आपको बस एथिक्स ही पढ़ना है, पूरे साल आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पूरे साल आपको पॉलिटी। वो अपने फील्ड के क्या है, एक्सपर्ट हो गए, मेन चीजें निकाल के, चीजों को सिंप्लीफाई करके, नोट्स बना के, क्वेश्चन बना के बच्चों को दे देते हैं जी। बच्चों को सिंपल उनको याद करना। वो काम अगर बच्चा करेगा तो उसको 4-5 साल लग जाएंगे वो काम करने। तो कोचिंग अगर सही डायरेक्शन में आपको कर रही है तो कोचिंग करने का फायदा है मेरे हिसाब से। तो कोचिंग में आप लोग बच्चों को ये भी गाइड करते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है? हाँ, कि ज्योग्राफी अच्छा रहेगा, मतलब कि आपके मेंस में भी काम आएगा, इंटरव्यू के दौरान भी आपकी जीके थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ये है, एक तो आप पूछ रहे हो ग्रेजुएशन के टाइम पे जी, ना, जी, जी। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे हम गाइड करते हैं कि आप ये लो कि आपको सिविल सर्विस में हेल्प करेगा। दूसरा, सिविल सर्विस में मेंस के अंदर ऑप्शनल आपको एक चूज करना पड़ता है कि आप ज्योग्राफी लोगे, सोशियोलॉजी लोगे, एंथ्रोपोलॉजी लोगे। तो उसके कुछ पैरामीटर होते हैं जिन पे हम बेस के बच्चों को गाइड करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो किसी को ऑप्शनल चूज करना है अपना, 500 नंबर का ऑप्शन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर मैंने आपको मैथमेटिक्स दिला दिया, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो तो पहले आउट हो गया। पहले हम देखते हैं बच्चे का इंटरेस्ट किस में आ रहा है। पहला पार्ट आता है इंटरेस्ट, क्योंकि उसको अच्छे काफी डेप्थ में पढ़नी है। कोई भी चीज आपको डेप्थ में पढ़नी है, लंबे समय तक पढ़नी है, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। तो पहला पॉइंट है ऑप्शन चूज करने के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं आपका। सेकंड पॉइंट है कि यूपीएससी में उसका नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये भी ट्रेंड देखना पड़ता है ना, कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है ऑप्शनल, वो हम पूरा स्टडी करके बच्चों को बताते हैं। और थर्ड चीज आती है कि उसका कंटेंट और गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। अब मान लो परफॉर्म भी कर रहा है ना, कुछ थोड़े बहुत सिलेक्शन भी हो गए उसमें, आपका इंटरेस्ट भी, लेकिन उसके कंटेंट ही नहीं मिल रहा, गाइडेंस उसके लिए ढूंढना पड़ रहा है आपको, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो ये 3-4 पैरामीटर को एनालाइज करके फिर हम डिसाइड करते हैं। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपका गाइड और मेंटर कोचिंग ठीक है, तो आपको टाइम बचा लेंगे वो आपका। जी जी। तो मॉक इंटरव्यू होता है, हाँ। तो उसकी भी तैयारी वगैरह आजकल सभी जगह है, आपके इधर भी होगी? हाँ करते हैं, हम तो करवा ही रहे हैं। अभी हमारे मॉक इंटरव्यू चल ही रहे हैं यूपीएससी के। एक स्टूडेंट का भी 12 फेब को है, फिर एक 20 फेब को है। तो उनके हम मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, उनको बताते हैं। और वैसे मैं बाकी बच्चों को बता ही देता हूँ कि 3 मैं जो क्वालिटी कहता हूँ वो कहता हूँ 3 P आपको याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी को चेक करते हो देखते हो, पोलाइटनेस। ओके। हाँ भाई, वो तो इतने एज्ड होंगे आपसे, उनको सब देखा उन्होंने। अगर आप उनसे एरोगेंस या वो नहीं कर सकते, उनको तो पोलाइट बच्चा चाहिए, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट में क्या होता है, हायरार्की होती है और वो आपको फॉलो करनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है पोलाइटनेस। वो आपकी पोलाइटनेस चेक करते हैं कि बच्चा पोलाइट है कि नहीं। सेकंड होता है प्रायोरिटी वाइज, कि आपने 10 पॉइंट है आपके पास, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताना है। तो प्रायोरिटी वाइज आपने पॉइंट, ये नहीं आप कुछ बोले जा रहे हो, मेन पॉइंट आप तक पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। तो प्रायोरिटी वाइज, तो पहला है पोलाइटनेस, दूसरा है प्रायोरिटी, तीसरा है प्रिसाइजनेस। ये नहीं आप इतना बड़ा बोल रहे हो सब बोर हो गए। ब्रीफ में आप देखना, ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा नहीं बोलते हैं, आराम से ब्रीफ किया, खत्म किया, क्योंकि इतना काम होता है उनके, इतनी फाइल पे भी छोटी नोटिंग करेंगे, आगे भेज देंगे। तो ये तीनों क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है, पोलाइटनेस, प्रायोरिटी वाइज बोलो पॉइंट, और प्रिसाइजनेस। इसी तरीके से हम बच्चों को गाइड करते हैं इंटरव्यू के लिए। इसको एक्चुअली इंटरव्यू तो जैसे आपका मेरा हो रहा है, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उनका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ पे वो पढ़ाई वढ़ाई की ज्यादा बात नहीं होगी, पढ़ाई तो कर चुके हैं चेक प्री में, मेंस में। अब वो देखेंगे कि पर्सनैलिटी कैपेबल है कि नहीं उस बच्चे की, प्रेशर झेलने की, डाइवर्सिफाइड सिचुएशन में बिहेव कैसे कर रहा है वो, उसका एटीट्यूड कैसा है। तभी तो मैंने बोला पोलाइटनेस, एटीट्यूड पहले आ गया जी, कि आप पोलाइटनेस होगी नहीं, है ना। तो वो टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट का। उसमें फिर हम खुद भी गाइड करते हैं, और जितने हमारे और पैनल में ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनसे बच्चों को गाइड कराते हैं कि रियल टाइम एक्सपीरियंस उनको। ओके। तो बच्चों को क्या लेना चाहिए जो मतलब कि अगर फाइनल तक आ गया है, जिनका इंटरव्यू पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का कुछ ऐसा क्लासेस वगैरह? बिल्कुल, अभी ले ही रहे हैं क्लासेस, और हम भी ये भी कहते हैं आप लो, लेकिन उसमें भी एक बैलेंस होता है हेल्दी। किसी का क्या होता है कंटेंट पार्ट, मतलब इन द सेंस कुछ रीडिंग लगानी है, अपने बारे में पढ़ना, तो वो पढ़ लो। किसी का बोलने वाला पार्ट वीक होता है, तो वो भी हमें एनालाइज करना होता है, इसका कौन सा पार्ट वीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं मान लो, तो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो जिसका जो पार्ट वीक होता है उसके हिसाब से हम उसको तैयार कराते हैं। करंट अफेयर की अभी आपने बात की, तो एक क्वेश्चन आया कि अगर किसी बच्चे ने अभी 12th क्लास से
तैयारी करनी है, ठीक है, तो अगर वो करंट अफेयर अभी से ही कर देगा शुरू, और इतने तो उसके पास कितना टाइम है, 12th क्लास में बच्चा 18-19 साल का होता है, तो 3-4 सालों में तो करंट अफेयर चेंज भी हो जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? अब देखो ये भी आपकी अच्छा क्वेश्चन है और सभी के दिमाग में आते हैं काफी बच्चों, करंट अफेयर कब से स्टार्ट करें, हाँ सभी जी, कहते हैं करंट अफेयर, हाँ जी, हाँ जी। तो अगेन हर चीज को करना चाहिए, है ना, पर उसका एक टाइमिंग होती है करने की और एक तरीका होता है। बिल्कुल, ये आप समझो, कोई भी चीज ले लो, हाँ उसकी जी। एक टाइमिंग होगी और एक तरीका होगा, हाँ दोनों जी। पे आया। अब टाइमिंग बताता हूँ और तरीका बताता हूँ दोनों आपको मैं। टाइमिंग क्या है, अगर मान लो मैंने करंट अफेयर, आपने मेरे को अपना मतलब कहा कि मेरा बच्चा इसको स्टार्ट करा दो तैयारी, मैंने आते ही उसको करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटी बोर्ड का करंट अफेयर आ गया, कोई गवर्नेंस बिल पास हुआ है, कोई कुछ भी हुआ है, कोई इंटरनेशनल न्यूज पढ़ा दी। अब जब तक उसका बेस ही क्लियर नहीं है तो उसको कुछ करंट अफेयर समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट ही करेगा, वो करता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अप्रोच क्या करते हैं, पहले हम उसको पढ़ाएंगे पॉलिटी कि बेटा ये आर्टिकल है, ये पार्लियामेंट है, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें ये दिक्कत हो सकती है। फिर अगर कोई न्यूज में कोई चीज आ रही है तो समझ जाएगा प्रोसेस तो ये था, अब ये दिक्कत होगी उसमें। फिर हम उसको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, फिर हम उसको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, फिर हम उसको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, तो उसका बेस सारा रेडी कर देंगे हम। अब उसको अगर कुछ भी चेंज होता है करंट अफेयर में तो आइडिया लग जाता है ये चेंज हुआ है। तो पहले अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे, आपकी मान लो 100% मेहनत लग रही है, और अगर आपने उसका प्रोसेस वो गलत हो गया पूरा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप उसका बेस अच्छा बना दो। अगर मान लो साइक्लोन आया कहीं पे, तो पहले आप उसको बता दो साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं, फिर वो जल्दी से कवर कर लेगा, कैच कर लेगा। तो उसमें फिर उसके 20% ही एफर्ट लगेगा। तो तरीका तो ये है कि पहले बेस अच्छे से कराओ। टाइमिंग ये है अगेन कि पहले आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको करना है करंट अफेयर्स। जैसे कि आपने बताया कि आप ज्योग्राफी क्लास लेते हो यूपीएससी अखाड़ा पे, तो ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें भी कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है ना कि माइंड में ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, या सभी आप सभी सब्जेक्ट्स को एक ही जैसा मान के चलते हो, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लास्ट तक जाएगा, मीन्स मेंस तक जाएगा और इसकी हेल्प करेगा? ऐसा कोई नहीं है। ग्रेजुएशन के टाइम में आप शायद पूछ रहे हो, उसमें 2-3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, है ना, तो कोई भी ले सकते हो आप, हर सब्जेक्ट से सिलेक्शन है, उसमें कोई इशू नहीं है। जिसका उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जहाँ पे उसको कंटेंट इजीली मिल रहा है, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत। तो और आप क्या बोलना चाहोगे आज के यूथ को? आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा, देखो टाइम है ना, सबसे बड़ी जो मेरे को चीज़ लगती है लाइफ में वो है टाइम। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि स्किल सेट। तो अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो कि आपके पास कोई स्किल सेट डेवलप हो रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी या किसी मतलब निर्भर होना पड़ेगा। आप कोई भी काम एक ले लो, है ना, उस पर फोकस होके अपना टाइम उसको दो, आपको खुद इंजॉय आने लग जाएगा। और ये कई बार ऐसा लगता है कि यूथ को बोरियत हो रही है, और ये वो तभी आता है जब आप उसके पूरे फुल इन डेप्थ जाते नहीं हो। तो कोई भी एक अपना टारगेट बनाओ। जो अच्छी बात ये, आपको ये नहीं करना कि मैं ये कह रहा हूँ या आप वो कह रहे हो वही फॉलो करें। जो आपको लगता है पहले उसको एक आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसकी पूरी स्टडी करके, स्कोप करके, और उस पर फोकस होकर काम करना जरूरी है जी। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि एक अपना टारगेट लो, उस पर फोकस होकर काम करो, और फिर ठीक है। और एक और बात है कि आजकल काफ़ी पेरेंट्स को मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने सपने बच्चों पर थोप देते हैं। लाइक अगर किसी पेरेंट्स ने आईएएस कोई बनना चाहते होंगे, या डॉक्टर बनना चाहते होंगे, इंजीनियर बनना चाहते होंगे, वो नहीं बन पाए, तो उनको लगता है कि ये सपने हमारे बच्चा पूरा करे, लेकिन बच्चा वो पूरा नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट और कहीं पर है। तो आपके पास अगर ऐसे पेरेंट्स आते होंगे तो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन देंगे, उनको क्या कुछ आप बोलना चाहोगे ताकि वो सबके लिए एक मीनिंगफुल रहे? 2-3 बात है इसमें। अब थोड़ा बहुत ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। पहले अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी तो पेरेंट्स कहते यही बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर। अब ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसे केसेस थोड़े कम भी हुए हैं, है ना। लेकिन जो कई बार ऐसे पेरेंट्स करते हैं, इवन जैसे आप मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं ना, इनको आईएएस बनवाना है, पेरेंट्स कहते हैं। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं लगता बिल्कुल, तो मैं पेरेंट्स को भी कन्विंस करता हूँ और बच्चे को भी कहता हूँ कि ना करे। मेरे को ऐसा नहीं कि बच्चे को एडमिशन करवाना है अपनी कोचिंग में, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी वो नहीं कि मेरे को फीस लेनी है, मेरे को यह कि उस बच्चे का करियर बनाना है, बिल्कुल, उसकी लाइफ से कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यही बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए, है ना। और आपको एज अ पेरेंट सबको पता होता है कि भाई हर एक बच्चे की लाइफ कितनी, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, और उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारी चीजें तो चलती रहती है ना। तो जिसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अब इंडिया में बहुत ज्यादा हो गई है, हर एक फील्ड में हो गई है, तो जहां उसका इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन बात यह, मैंने जो आपको बताया, इंटरेस्ट आने के बाद उस पर फोकस करो काम। देखो आप लाइफ में राइज कब करते हो, इसमें एक चीज होती है, मान लो आप मोदी जी का एग्जाम्पल लो, है ना, आप शशि थरूर का एग्जाम्पल लो, आप चाहे बिल गेट्स का एग्जांपल लो, किसी का, इलोन मस्क का, मैं कह रहा हूँ किसी का भी एग्जांपल लो, आप चाहे राखी सावंत का ले लो। मैं अक्रॉस द पर्सनैलिटी कह रहा हूँ, उन्होंने क्या किया है, एक फील्ड को मास्टरी की है। बिल्कुल बिल्कुल, वही जैसे मान लो, अगर मान लो शशि थरूर को देखो तो बोलने में, है ना, तो कोई आप मान लो राजू श्रीवास्तव का ले लो, कपिल शर्मा का ले लो, तो कॉमेडी में
एक फील्ड ले लो, उस पे फोकस करो। आज वो रिक्वायरमेंट आ गई है कि आप उसमें आप अपना जो मैं टॉप करूंगा इसमें बढ़िया, उसमें मैं एक्सपर्ट बनूंगा, तो वहां पे आपकी फिनिशिंग आती है। यहाँ से फिर आपको कंसंट्रेट होके बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको। तो कोई 3 ऐसी आप चीजें बताइए, चीजें मतलब कि ऐसे वर्ड बताइए जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक तो मैं कहूँगा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बिल्कुल। और उससे भी पहले कहूँगा कि राइट गाइडेंस। देखो मान लो कि डिसिप्लिन आपका बच्चा है, मान लो कोई भी है, वो 10-12 घंटे रोज पढ़ रहा है जी। पर उसको गलती चीज पढ़ाई जा रही है, तो सबसे पहला उसको ये ध्यान रखना है कि यार मैं जो तैयारी कर रहा हूँ ना, वो क्या मैं सही किताब से कर रहा हूँ, मैं सही कोचिंग से कर रहा हूँ, या सही पर्सन मेरे को गाइड कर रहा है, इसका आइडेंटिफाई कर लो। अगर आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया फिर तो आप कितनी मेहनत कर लो, फिर कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड कोचिंग वो प्रॉपर होना चाहिए, उस पर टाइम लगाओ, आप प्लानिंग करो, सोचो। फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे आता है आपका जो सोर्स है ना, मल्टीपल सोर्स मत रखो। जो आपने जहां ट्रस्ट कर लिया, रिसर्च कर लिया, हाँ जी। है ना, उस पे आपको उसी को मल्टीपल सोर्स करना है। आजकल क्या होता है, इंटरनेट पे मान लो एक आप टॉपिक डालो, 10 वीडियो आएंगी, लगभग वो सारी सेम बात ही बताते हैं। हम वो वीडियो भी देखेंगे, वो वीडियो भी देखेंगे, हमें याद कुछ भी नहीं होएगा। तो एक तो आपको करना है अपना जो सिलेक्शन है सोर्सेज का, पढ़ाई का, वो सही करना है, कोचिंग का या नोट्स का, ठीक है। उसके बाद जो आपने सिलेक्ट किया उसको बार बार पढ़ाई करनी है। तीसरा क्या होता है, बच्चा याद करने पे फोकस नहीं कर रहा है आजकल, बस पढ़ने पे फोकस कर रहा है। आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा हमेशा ये रहता है, मैं क्लास में खुद खड़ा होता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई जो अब मैं क्लास में पढ़ा दी हूँ तो मैं याद ही होके जाएगा क्लास से बाहर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर से कोई टेंशन ना हो। आप देखना, बच्चों से बात करना, जिन बच्चों को चीजें याद होती है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 होते हैं, मैंने 17 के 17 बच्चों को याद करवा दी। ऐसे में काम करता हूँ, ये चीज इतनी याद ही करा दूं, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, वो कहीं भी बात कर सकता है, वो आंसर में टाइमली पेपर पूरा करेगा। काफी बच्चे यूपीएससी में कहते हैं सर हमारा पेपर पूरा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता पेपर? देखो कभी भी आपका ना हाथ तेज नहीं चलता, आपका दिमाग तेज चलता है। अगर आपका दिमाग तेज चलेगा ना तो हाथ अपने आप तेज चलेगा। बिल्कुल। वो प्रैक्टिस किस कर रहे हैं, एक्सरसाइज हाथ ही कर रहे हैं, हाथ की भाई दिमाग की तैयारी। अगर आपने दिमाग की तैयारी की तो दिमाग की तैयारी क्या, स्ट्रक्चर बना के फिट करो दिमाग के अंदर, अपने आप हाथ तेज चलेगा। तो मेरा मन रहता है कि मैं दिमाग की यानी माइंड की ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की, तो अपनी माइंड की ट्रेनिंग करो, है ना, सही अपना गाइडेंस सोर्स सही होना चाहिए और डिसिप्लिन तरीके से उसको फॉलो करो। हाँ ये हो सकता है कई बार 1-2 बार आपको क्लैरिफाई या चीजें क्वालिफाई ना हो, लेकिन लगे रहो, हो जाती है ना। मैंने इतने एग्जाम्पल देखे हैं यूपीएससी नहीं तो सिविल स्टेट सर्विस में कहीं ना कहीं अगेन वो कोशिश करने वालों की हार होती नहीं है, सही नहीं होती है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो विनय सर ने काफी अच्छे इंस्पिरेशनल वर्ड, मोटिवेशनल वर्ड जो आज के यूथ को प्रोत्साहित करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो विनय सर की बातें आपको कैसी लगी, हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें बताइए। लेकिन पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैंने 2 लाइनें लिखी है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।